नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स बाय ऑनरशिप, और इसको एकदम नोट करके रख लीजिए। आपको दो चीज़ तो सीखना है पहले एस्ट्रोलॉजी में, क्लासिफिकेशन बाय स्टार, बाय नक्षत्र, एंड क्लासिफिकेशन बाय ऑनरशिप। तो क्लासिफिकेशन बाय स्टार, आई एम श्योर 99% पीपल दे हैव अंडरस्टूड इट। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के जरिए कौन लग्न में कौन ग्रह कहाँ के स्वामी होंगे, उसके हिसाब से वो शुभ है या अशुभ है, ये नोट कर लीजिएगा। दो चीज़ ज़रूरी है। दिस इज़ अल्फ़ाबेट। ए था नक्षत्र सिद्धांत, बी है ये ऑनरशिप, और ये सब कोई जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी पंडित जी लोग जानते हैं, सब कोई जानते हैं। आप भी थोड़ा जान लीजिए। थोड़ा सा रिफाइंड वे में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रिफाइंड में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो वृषभ राशि तक मैं बता चुका हूँ, मैं मिथुन राशि के लिए बोल रहा हूँ। मिथुन राशि में हो तो लगन में 3 नंबर है, लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं। तो 3 के स्वामी बुध, तो बुध शुभ है, यह हमने दाग दिया है। दूसरा प्लेनेट इसका 3/6 बुध हो गए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी केंद्र के मालिक हैं। तो बुध लग्नेश होने के कारण शुभ हो गए, 2 केंद्र के मालिक होने के कारण शुभ नहीं हुए। लग्नेश हैं और दूसरे केंद्र के भी मालिक हैं, सुखेश है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है ये, तो ये भी शुभ है। 3 नंबर भी बहुत शुभ और ये 6 नंबर में शुभ, इसलिए बुध इसमें शुभ ग्रह होते हैं। तो बुध क्या चीज़ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना समझे बहुत सारा चीज़ समझा जा सकता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि में बुध श्रेष्ठ ग्रह होता है। क्यों होता है? तो ये लग्नेश भी है, और लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं। तो ये बुध का जो 2 टुकड़ा है, बायां हाथ वाला जो टुकड़ा है, लेफ्ट हैंड, मतलब दिस इज मोटा मोटी समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये 25% और ये है 75%। तो 75% शुभ है और 25% बहुत शुभ है। तो 3 नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? गला बोलते हैं, यह नेक। और 6 नंबर को रीढ़ बोलते हैं। तो शरीर का 2 अंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, गला और रीढ़। तो आपको समझना होगा कि बुध को हमको देखना है बढ़िया से, तब इनके गले में कुछ विशेषता है और रीढ़ में कुछ विशेषता है या हानि है, ये देख लीजिए। ये दिमाग में पहले आपको समझ में आ जाएगा, तब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे। और बुध तो शुभ है, आप देख रहे हैं कि बुध तो शुभ है। तो एक मोटा मोटी अंदाज लग जाएगा कि इस व्यक्ति का गर्दन ठीक है, शुभ है, उसमें कोई रोग नहीं है, कष्ट नहीं है, देखने में सुंदर है, सुघड़ है, सुराहीदार गर्दन हो सकती है उनकी। एक दिमाग में ये बना लीजिए। और दूसरा कि सुखेश भी है। तो जिनकी कुंडली देख रहे हैं तो कुछ अंदाज लगा कि हाँ, आदमी सुखी भी है। तो सुखी किस चीज़ से है? बुध से है। बुध को बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये बहुत बढ़िया है। तो विद्या बुद्धि के बल पर ये आदमी सुखी है, ये अंदाज समझ लिया आप। कोई प्लैनेट नहीं है, बिना प्लैनेट के मैं बोल रहा हूँ।
अब ये बुध स्किन को भी बोलते हैं, बुध माने स्किन, तो इनका स्किन भी शुभ है। बुध बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को, राइटिंग्स को, तो इनकी हैंडराइटिंग भी शुभ है, सुंदर है, बढ़िया है। जैसे गर्दन की बनावट हमने कहा सुराहीदार है, तो इनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। इनके स्किन भी चमकते होंगे, नहीं तो स्किन में कोई रोग तो नहीं है। बाय ऑनरशिप, अब मान लिया ये यदि कहीं किसी पापक ग्रह के साथ है बुध, तो मान लिया बुध सूरज के साथ है, उसके साथ एक केतु है, तो तब तो मैं बोलूँगा कि स्किन के साथ सूरज है तो गर्मी है, केतु है तो फोड़ा फुंसी है। ये तो बाद की चीज़ है। फर्स्ट स्टेज में हम समझ रहे हैं कि बुध इज़ ए वेरी गुड प्लैनेट, जो इनको सुख दे रहा है, और सुख देने का कारण है बुध का एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इनका जो ये कॉलेज का एजुकेशन होता है, 4th हाउस इज़ ए कॉलेज, तो कॉलेज की शिक्षा इनकी बहुत अच्छी हुई। 75% बुध यहाँ पर ठीक है, तो कॉलेज की शिक्षा इनकी बहुत अच्छी हुई, कॉलेज की शिक्षा इनकी बहुत अच्छी हुई। इतना तो समझ गए हम। फिर ढूंढेंगे कि इनका बुध कहीं खराब ग्रह के साथ तो नहीं है, राहु के साथ नहीं है, मतलब डैमेज राहु तो नहीं कर रहा है। यदि राहु के साथ है तो इसका मतलब है कि इनको विदेशी भाषा का भी ज्ञान है, जर्मनी का भी ज्ञान है, उर्दू का भी ज्ञान है, कोई और भी भाषाओं का ज्ञान है इनको। दूसरा है शुक्र। शुक्र जो है ये पंचमेश है, ये ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल हमेशा शुभ होते हैं। हमने मॉडल ग्राफ बना दिया था पहले, तो पंचमेश हमेशा सुख होते हैं। और यहाँ पर शुक्र का 75% है। ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स समझने के लिए बोल रहा हूँ। अब इसको लेकर के मत पढ़िएगा, ये समझ लीजिए कि शुक्र का है 75% है, और शुक्र का दूसरा लाइन यहाँ पर है 25%। तो रूल के हिसाब से कोई ग्रह जो 12th का लॉर्ड है, यहाँ ये 12th हाउस है ना, ये दिस इज 12th जोन, तो इस 12th जोन का जो भी ग्रह होगा वो लॉर्ड होगा, तो यहाँ पर का वो रिजल्ट नहीं देगा। तो शुक्र यहाँ का रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो कहाँ का रिजल्ट दे रहा है? दूसरा नंबर इसका यहाँ है, तो इसी का रिजल्ट दे रहा है। तो ये बहुत शुभ हो गया। एक तो 75% रिजल्ट शुक्र का यहाँ है, और प्लस त्रिकोण में आने के कारण शुभ हो गए। तीसरा, ये शुक्र ये 25 पैसा जो यहाँ का रिजल्ट देते हैं वो 0 हो गया, और ये फिर यहाँ आ गया, तो ये 100% हो गया। तो ये 100% हो गया। तो शुक्र बहुत शुभ ग्रह है मिथुन के लिए, बहुत शुभ ग्रह। तो ये 5 नंबर पेट को बोलते हैं। 5 नंबर 1 2 3 4 5 5th हाउस है। 5th जोन पेट को बोलते हैं और हार्ट को बोलते हैं। तो इनकी पेट तोंद नहीं निकल सकती है। पेट सुंदर हैं, चुस्त हैं, चुस्त दुरुस्त इनके पेट हैं। और ये हायर एजुकेशन है, तो इनका ये स्कूल का एजुकेशन या कॉलेज का एजुकेशन बहुत बढ़िया, उससे भी सुपीरियर इनका हायर एजुकेशन हो सकता है। मतलब जिस बच्चे की ये मिथुन लग्न की कुंडली हो, तो ये मान के जान लीजिए एकदम पक्की बात कि इसको जितना पढ़ाया जा सकता है उतना ये बच्ची पढ़ेगी, या इतना बच्चा ये पढ़ेगा, या इतना ये युवक कहीं भी जा कर के पढ़ सकता है। यदि विदेशों में भी जाएगा तो कम से कम 2-3 भाषाओं का ज्ञाता होगा, एंड ही विल बी वेरी वेरी सुपीरियर पर्सन। मान लीजिए यदि वो डॉक्टर होता है तो लाजवाब होगा, क्योंकि शुक्र को खुद संजीवनी विद्या आती थी, जो महाराज बृहस्पति को, ग्रहराज गुरु को नहीं मालूम थी।
तो शुक्र का मतलब डॉक्टर भी होता है। तो यदि किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो एक बार तो सोचना पड़ेगा कि क्या ये आदमी डॉक्टर है क्या, या डॉक्टर जैसा कोई काम करता है क्या, या क्या अस्पताल से जुड़ा हुआ है ये आदमी, ये भी आप सोच लीजिए। लेकिन शुक्र को बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। शुक्र को गाड़ी बोलते हैं, ही कैन बी मैकेनिकल इंजीनियर। शुक्र को इलेक्ट्रिकल आइटम बोलते हैं, तो ही कैन बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। शुक्र को कपड़ा भी बोलते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो ये शुक्र यदि 5th हाउस में है तो इस आदमी का ज्ञान अगाध है, बहुत बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञानी पुरुष है। इसको जो भी पढ़ाया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए, अंत नहीं है। वैसे तो मिथुन लग्न जो है सबसे कमज़ोर लग्न होता है 12 राशि में, या 12 लग्न में सबसे कमज़ोर हम लोग मिथुन को ही मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, सब कुछ होने के बाद शिक्षा बेस्ट होगी इसकी। स्कूल से कॉलेज की शिक्षा उत्तम, कॉलेज से हायर एजुकेशन उत्तम। और सुखी कैसे होगा, तो बोली से सुखी होगा, कंठ से जो इनकी आवाज़ निकलेगी उससे। तो जो लोग संगीत सीखते हैं तो प्रसिद्ध गायिका हो जाएंगी। जो लोग कल्चर सीखते हैं, आर्ट और कल्चर, शुक्र आर्ट को भी बोलते हैं, तो उससे वो प्रसिद्ध हो जाएंगे। या मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हायर एजुकेशन के साथ हैं, मैनेजमेंट के साथ हैं, तो बहुत राइज करेगा आदमी, एमडी हो सकता है यदि शुक्र उच्च का हो इस कुंडली में। इस कुंडली में यदि शुक्र स्वग्रही हो, मतलब शुक्र यहीं हो या शुक्र यहाँ हो, या शुक्र उच्च का है या शुक्र गुरु के साथ हो, तो वह एमडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पोस्ट पर जा सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बहुत विद्वान हो सकता है, कहने का ये मतलब। और लगभग ये मान के चलिए कि शुक्र चूँकि यहाँ का बेस्ट प्लेनेट है और ये पेट की जगह है, तो इसका पहला संतान, फर्स्ट इशू कोई चीज़ होगा बहुत सुदर्शन। बेटी है तो अपरूप सुंदरी और ज्ञानी, बेटा है तो वेरी हैंडसम और ज्ञानी। तो ये सब थोड़ा आपको पहले से अंदाज लगा लेना पड़ेगा। ये राशि क्लासिफिकेशन बाय ऑनरशिप, आप जन्म संपद विपद क्षमा तो क्लास कर दिया है, ये हो गया, आपको आ गया। बी में ये ऑनरशिप वाली बात है, तो इसमें बुध और शुक्र शुभ ग्रह होते हैं, दिस यू नो नाउ। तीसरा शनि, शनि 6th, ये 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड हैं। तो 9th लॉर्ड में शनि मूल त्रिकोण में है, ये 75% स्ट्रेंथ है। मूल त्रिकोण में 75% स्ट्रांग, और ये 9th का है। देखिए ये भी त्रिकोण में ये 3 आते हैं, ये लग्न भी त्रिकोण कहलाता है, 5th हाउस भी त्रिकोण कहलाता है, और 9th हाउस भी त्रिकोण कहलाता है। तो लग्न चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाता है, समझ लीजिए इसको, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ सही, कंफ्यूज मत होइएगा। लग्न माने त्रिकोण भी है और ये लग्न भी है, ये केंद्र भी है। लेकिन इस तीनों त्रिकोणों में सबसे श्रेष्ठ त्रिकोण ये है, कुंभ राशि जो शनि का यहाँ है, ये त्रिकोण सर्वश्रेष्ठ होगा मिथुन का। तो कुंभ राशि में है और यहाँ पर शनि है, आयु का ग्रह, तो आयु है, नौकरी है, दुख है, ये दे सकते हैं। लेकिन शनि चूँकि यहाँ पर बहुत बली हो गए, इसलिए शनि भी शुभ के जोन में आ गए। वो अष्टमेश होने के बाद भी ये शुभ माने जाते हैं, ऋषियों ने इसकी मान्यता दी है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मिथुन राशि में बुध, शुक्र और शनि शुभ होते हैं। देखिए त्रिकोण में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो त्रिकोण में, तो उसके अंदर में सुंदरता, सुघड़ता, सुगंध, ज्ञान, ईश्वर भक्ति, सारी चीज़ अपने आप आ जाती है। त्रिकोण इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ जोन। 30 डिग्री का जो जोन है
वो त्रिकोण वाला जोन है वो हाईएस्ट लेवल में होता है, इसीलिए लग्न भी त्रिकोण है। तो कहा गया है कि ये तो लग्न में भी है और स्क्वायर में भी है, स्क्वायर से भी शुभ है और लगन से भी शुभ है त्रिकोण होने के कारण। सो कहा गया है कि लग्नेश जो है सदा सर्वदा शुभ होता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना उसको डायरी में लिख लो। तर्क वितर्क में मत जाओ, तर्क वितर्क में जाओगे तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन ये प्रैक्टिकल आपको यूटिलिटी में आएगा, प्रैक्टिकल यूटिलिटी में ये चीज़ आएगा। सो इसको समझिए आप, कारण कि ये चैप्टर फिर दोबारा लाइफ में मैं नहीं बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। जैसे जो एक बार बताता जा रहा हूँ मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो फिर आप लोग सीखेंगे क्या? तब तो फिर वही पीछे मुड़ के हमको शुरू करना पड़ेगा कि कैसे नंबर अलॉट हुआ, कौन ग्रह का नंबर कहाँ से आया, ये सब चीज़ बोलना पड़ेगा। ये सब कहानी नहीं है, बोलने की बात नहीं है। अब इसमें देखिए सूरज यहाँ पर है, थर्ड हाउस में उपचय स्थान में ये खराब माने जाते हैं। तो सूरज अशुभ ग्रह हो गए। मंगल सिक्स्थ लॉर्ड है। मंगल होते हैं 1 और 8। 1 और 8 माने मंगल। 8 ये खराब घर माने गए हैं, तो ये मंगल का 8 घर खराब हो गया। और 1 नंबर भी उपचय स्थान में है, त्रिषडाय बोलते हैं इसको, ये भी उपचय स्थान में है, तो ये भी खराब है। सो मंगल का दोनों राशि, दोनों नंबर, बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं राशि और लगन। हम क्या बोल रहे हैं? राशि 12 राशि होती है, 12 लगन होता है। एक राशि एक लगन बोलने का मतलब एक, वृषभ राशि वृषभ लगन बोलने का मतलब 2। तो यहाँ पर मैं लगन की सारा बात बोल रहा हूँ, लगने इसके हिसाब से। तो मंगल जो है दोनों इनका नंबर 1 एंड नंबर 8 इज डिफेक्टिव। सो ये मंगल भी बुरे हैं मिथुन लगन में। इनफैक्ट चूँकि ये जो खराब घर है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 माने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। मंगल कहाँ का ऑनर है? तो 6 नंबर का है। और फिर यहाँ से 1 नंबर कहाँ है? तो 1 2 3 4 5 6। तो भवात भावम एक सिद्धांत होता है, मैं अभी इसकी व्याख्या नहीं करूँगा। तो कोई भी ग्रह जहाँ पर है और उतना ही दूर उसका दूसरा नंबर भी है, तो उसको बोलते हैं वो अशुभ हो गया। तो ये अशुभ, ये अशुभ, तो मंगल अशुभ। नोट कर लीजिए इसको। अब बहुत लोगों ने, बहुत ऋषियों ने गुरु को शुभ माना है मिथुन राशि में, इसलिए कि ये राइट मार्क है और ये एक क्रॉस भी है, मार्केस भी है और शुभ भी है केंद्र का मालिक होने से। और गुरु का मतलब होता है 9 और 12। 9 और 12 का मतलब हुआ गुरु। तो 9 तो ठीक है और ये मार्केस भी है। 12 केंद्र से, यहाँ पर ये डबल मार्क है। आपको जो मैंने कल बताया उसमें देखिएगा, लिखा दिया हूँ कि दशम का जो केंद्र होता है, पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा केंद्र, चौथा केंद्र। सो दिस इज द 10th हाउस वाला जो केंद्र है वो ज़्यादा शुभ होता है। ये सभी 1 1 1 होंगे तो ये ज़्यादा है। लग्न में 3 मार्क मारा हूँ। तो ये गुरु में 12 नंबर में 2 पॉइंट दिया हूँ मैं ऐसे। तो चूंकि इसके दोनों नंबर शुभ हैं,
इसलिए गुरु को बहुत ऋषियों ने इनको शुभ माना है, लेकिन ये गुरु हैं अशुभ। बहुतों ने इसको शुभ माना है, लेकिन ये है अशुभ। गुरु इसमें अशुभ होते हैं। वो क्यों अशुभ होते हैं? तो ये मार्केस भी होते हैं। इट कैन गिव इंजुरी, इफ नॉट डेथ, इट कैन गिव इंजुरी। तो कहाँ इंजुरी देंगे? 9 नंबर को नी बोलते हैं, ठेवना। तो अमूमन मिथुन लग्न वालों को देखिएगा कि उनके घुटने में पेन होता है, तकलीफ होती है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये चीज़ देखिएगा, हमने बहुत ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को और सही पाया है। लेकिन घुटना बड़ा होता है, उसमें दम भी होता है। यहाँ पर गुरु 75 पैसा है ना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर गुरु 75 पैसा होते हैं स्ट्रॉन्ग, 75%। तो घुटने में बहुत दम है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सटर्नल इंजरी के कारण, किसी भी कारण से यहाँ पर ये थोड़ी तकलीफ हो जाती है। और ये मार्केस हैं। कल हमने कहा कि यदि 4 या 5 ग्रह मार्केस हो जाएं, उसमें गुरु भी शामिल हो, तो गुरु सबको बोलते हैं कि भैया आप लोग बैठो, आराम करो, मैं मार्केस का काम करूँगा। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ बहुत कीमती वर्ड बोल रहा हूँ। 4-5 मार्केस हों और उसमें गुरु भी शामिल हो, तो सबसे पहले गुरु ही रिजल्ट देंगे मार्केस का। द फर्स्ट मार्केस विल बी गुरु। गुरु अपना काम कर दिए, यदि मर गए तो फिर बात ख़त्म हो गई। मार्केस के बाद दूसरे नंबर में जो मार्केस होगा, चाहे वो 4 नंबर का चंद्रमा हो या नवांश के हिसाब से 64वां नवांश हो, वो जो ग्रह का स्वामी है वो हो, ऐसे करके 5-6 होते हैं। अभी वो चैप्टर बता नहीं रहा हूँ, बताऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, छोटा छोटा बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो गुरु 2 केंद्र के मालिक होने से एक बात तो सही है कि ऐसे आदमी को जो मिथुन लग्न में जन्म लिए हुए हैं, उनको कोई दीर्घकालीन रोग जरूर होता है। ऐसा रोग जो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा नहीं, दीर्घकालीन रोग, बहुत लंबे समय तक चलने वाला रोग, जैसे हार्ट का रोग हो गया, कैंसर हो गया, या डिप्रेशन हो गया, या रीढ़ में प्रॉब्लम हो गई, नी में प्रॉब्लम हो गई, जो बहुत दिन तक चले, छूटे ही नहीं, लास्ट में ऑपरेशन कराना पड़े। तो इसमें सूरज, मंगल और गुरु अशुभ ग्रह हैं। और न्यूट्रल कौन है? 2nd हाउस का चंद्रमा, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव साइड में है लेकिन न्यूट्रल है। अब ये चंद्रमा यदि बली हैं तो आपको धन दे सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 12 दिन तो चंद्रमा किसी का भी कमज़ोर रहता है। अमावस्या के 6 दिन पहले और अमावस्या के 6 दिन बाद, 6 दिन माने एक दिन होता है 12 डिग्री का, तो 12 छक 72 डिग्री बिफोर अमावस्या एंड 72 डिग्री आफ्टर अमावस्या द मून इज़ वीक। तो 12 दिन तो ऐसे ही अशुभ हो गए, ये कमज़ोर हो गए। तो इनमें शुभता तो बहुत है। यदि चंद्रमा यहीं पर किसी का हो, 4 नंबर का ही हो, मिथुन राशि हो और मिथुन लग्न हो और 4 में चंद्रमा हो, तो ये तो पक्का हो गया कि आदमी भूखे नहीं मरेगा। भूखे मर ही नहीं सकता। उसके मुंह में तो चंद्रमा आ गए। चंदा मामा आरे आओ बारे आओ, हम लोग जो गीत गाते हैं ना, चांदी की कटोरी में दूध भात लेते आओ, तो वही जो ये चंद्रमा 2nd हाउस में है, ऑनर है, तो ये जब 12 दिन के बाद अलावा यदि ये 18 दिन शुभ हैं तो धन धान और इतना सुख देंगे, भूखे नहीं मर सकता आदमी, धनी रहेगा, आनंद से रहेगा, सुखी रहेगा, ये तय है। लेकिन इनमें
रोग देने की क्षमता है, कष्ट देने की क्षमता है, दुख देने की क्षमता है। तो ये चीज़ होने के कारण इनको न्यूट्रल माना गया है, आधा शुभ आधा अशुभ। तो ऐसे ग्रह को न्यूट्रल ग्रह कहते हैं। तो ये मैंने मिथुन राशि के बारे में बताया। देखिए, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मैं इतना देर से बोल रहा हूँ मिथुन राशि के बारे में। अब इसमें ग्रह हो तो फिर इसके अलावा और उसमें हमको ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। कोई भी ग्रह, जो भी ग्रह है, मान लिया यदि हम गुरु के बारे में ही बोल रहे हैं और गुरु यदि यहाँ पर 10 नंबर में है तो हमको गुरु का निगेटिव पॉइंट ज़्यादा बोलना पड़ेगा। बात तो इतनी है जितना बोल रहा हूँ, उसमें फिर प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो द क्लासिफिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है क्लासिफिकेशन, ये जान लीजिए। ठीक उसी तरह से मैं कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। कर्क राशि मतलब जिनका चंद्रमा 4 नंबर में है तो कर्क राशि होंगे, या 4 नंबर में लगन है तो कर्क लगन हुआ। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं राशि काट दे रहा हूँ, कर्क लगन, और यहाँ भी राशि काट दे रहा हूँ, ये लगन। ठीक है, तो कर्क लगन में, ये लग्न में है, 4 नंबर में है चंद्रमा और लगन में है, तो ये जनरली 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा शुभ होंगे, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, मैं चंद्रमा के बारे में बता चुका हूँ। देखिए, एक और पॉइंट है जो ये समझना चाहिए कि आपको हमेशा बल भी जानते रहना है कि कौन ग्रह बलहीन है या बलवान है। हाथी मरा हुआ है तो क्या करेगा हाथी? सिर्फ इतना ही है कि हाथी मरता भी है तो 9 लाख का होता है, उसके दांत बेच दीजिए, कुछ ऐसे कीजिए वो कीजिए, लेकिन हाथी तो मर गया। उसी तरह से कर्क राशि में चंद्रमा यदि शुभ है तो लाखों करोड़ों का है। चंद्रमा यदि मर भी गया है तब भी तो 9 लाख का बिकने वाला है। सो कर्क राशि का चंद्रमा बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। अब इसको, चंद्रमा का सीधा मतलब होता है मन, माइंड, मन। तो जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में रख सकता है, चंद्रमा शीतलता को बोलते हैं, मिठास को बोलते हैं। जिसके कुंडली में चंद्रमा बली है और 2nd हाउस में है तो उनको मीठा प्रिय होता है, दूध प्रिय होता है, लिक्विड प्रिय होता है, जूस प्रिय होता है, कोका कोला पेप्सी प्रिय होता है। तो ये चंद्रमा बहुत शुभ होता है, ये तो समझ लीजिए। और चंद्रमा शुभ है तो चंद्रमा को अमृत बोलते हैं, सोम भी बोलते हैं। मतलब आप चाहें तो स्वस्थ रहना चाहें तो आपकी आयु पूरी रहेगी, 90-95 से नीचे नहीं रहेगी, पूरी रहेगी आपको। अमृत, सोम, चंद्रमा का जो दिन होता है उसको सोमवार बोलते हैं, सोम माने अमृत। तो कर्क लग्न की कुंडली है तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि भैया आदमी तो एकदम ठीक है और पूरी आयु तक जीने वाला है, सब कुछ ठीक ठाक है, माइंड इनका बहुत स्ट्रांग है, ही कैन रिसीव लॉट ऑफ थिंग्स, ही कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ इतना देखना है कि चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के साथ केतु ना हो, चंद्रमा के साथ राहु ना हो, चंद्रमा के साथ शनि ना हो। यदि ये 3 ग्रह या और भी किसी तरह से अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादश चंद्रमा के साथ नहीं है तो समझिए ये व्यक्ति सुखी है। डिटेल ऑफ मैथमेटिक्स बाद में कीजिएगा, लेकिन फर्स्ट हैंड तो यही हो गया आपको। तो चंद्रमा कर्क लग्न में शुभ ग्रह होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। तो चंद्रमा को तो 3 दाग देंगे हम यहाँ पर पॉजिटिव। बच्चा मंगल, मंगल लिखाऊं कि ये शुभ है? क्यों? मंगल का मतलब होता है 1 और 8 का मतलब हुआ मंगल।
एक कहाँ है, केंद्र में है, यहाँ पर दो राइट मार्क दिया। और 8 कहाँ है, ये तो त्रिकोण में है, तो ये 3 राइट मार्क हुआ यहाँ पर। तो दोनों मिलाकर के 5 हो गए। मतलब एक जो दाग दे रहा हूँ ना, उसको 25% प्लस मान के चलिए, तो सब मिला जुला करके 3 2 5 हो गए। तो ये मोर देन 100% हो गए। तो मंगल इसमें शुभ ग्रह है 100%, ये मान के चलिए। अब यदि मंगल है, कर्क लग्न किसी का है, तो एक बात दिमाग में आपको रखना चाहिए कि ये व्यक्ति जमींदार हो सकता है, इसके पास लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, फ्लैट्स 1 या 2 हो सकते हैं, धनी आदमी है और ज़मीन का धनी आदमी है, नंबर 1। दूसरा, 1 नंबर इसका मूल त्रिकोण में है, यहाँ पर ये 75% स्ट्रांग होता है। तो ये 2 दाग हो गया यहाँ, और मंगल 8 नंबर है तो यहाँ पर 3 दाग हो गए। तो ये भी टोटल एक मोर देन 100% हो गया ये। तो ये भूमि से लाभ कर सकता है। और दूसरा, मंगल को आकाश में सेनापति बोला गया है, राजा सूरज, रानी चंद्रमा और मंगल सेनापति। तो इस आदमी में बहुत दम है। ही कैन बी एन IAS ऑफिसर, ही कैन बी एन IPS ऑफिसर। माने रेंज कितना बड़ा है ये मैं बोल रहा हूँ कि यदि उनको ढंग से पढ़ाया जाए तो मंगल इतना बड़ी है कि ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और 8 नंबर इनका मूल त्रिकोण में पड़ रहा है, तो इनके जो ज़मीन जायदाद भूमि भवन है वो 8 नंबर बोलते हैं पानी को। तो इनकी अधिकांश ज़मीनें पानी के पास होगी, नदी के किनारे में होगी, या पोखरे के पास में होगी, तालाब के पास में होगा, या बड़ा नाला है, कहीं न कहीं तो पानी है। ये एक सिंपल, आई हैव नॉट सीन एनी प्लैनेट्स इनसाइड इट, बट दिस इज व्हाट यू विल डिराइव व्हाइल मेकिंग ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो मंगल इसमें भी बहुत शुभ ग्रह हो गए। तीसरा है गुरु। गुरु में कंट्रोवर्सी है। गुरु सस्टेस हैं तो ये खराब ग्रह हैं, 3 खराब है। 75 पैसा ये तो 6th हाउस में आ गया। त्रिक 6 8 12 को त्रिक बोलते हैं। 3 ऐसे जोन जो दुख दे सकते हैं, 3 ऐसे जोन जो दुख दे सकते हैं। तो गुरु में तो दुख देने की प्रवृत्ति ये ज़्यादा आ गई। और ये 1 नंबर केंद्र में है। सॉरी, ये तो मंगल की बात बोल रहा हूँ मैं। गुरु का मतलब हुआ 9 और 12, 9 और 12, तो यहाँ तो 3 क्रॉस हुआ और 12 इस त्रिकोण में आ गया, तो यहाँ पर 3 प्लस। तो त्रिकोणेश होने के कारण ये हमने कहा ना कि त्रिकोण इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन ए हॉरोस्कोप। कोई बच्चा, मान लिया इसका चंद्रमा है, लग्नेश है, माने शरीर है, तो ये उठ के यदि इस त्रिकोण में आ गया तो हम बोलेंगे द बॉय इज़ वेरी लक्की। सिल्वर स्पून मुंह में लेकर के, माउथ में लेकर के आया है, वेरी लक्की बॉय। अब क्यों लक्की है तो ये तो कहानी अलग है। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, किनका तो शंकर भगवान का। अब ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप समझ लो अभी इस बात को। इसलिए मंगल तो शुभ था, लेकिन गुरु 6th लॉर्ड है, तो ये खराब भी हुआ। और ये 12 है तो राइट भी हुआ। अब चूंकि 12 भी त्रिकोण के मालिक हैं,
हालांकि 12 में गुरु का स्ट्रेंथ अपना, इनका अपना स्ट्रेंथ 25% ही माना जाता है, लेकिन त्रिकोण में होने के कारण ये +100 हो गए, तो 100% से ये ऊपर शुभ हो गए। तो इनको शुभ ग्रह बहुतों ने माना है बिकॉज ऑफ कर्क लग्न में ये त्रिकोणेश हो जाते हैं, बिकम्स द ऑनर ऑफ त्रिकोण। लेकिन बहुत जगह इसकी चर्चा दूसरे ढंग से भी है कि 6 के लॉर्ड हो गए, त्रिक स्थान के लॉर्ड हो गए, तो इनमें अशुभता अधिक आ गई। शुभ है फिर भी ये अशुभ रिजल्ट। देखिए एक और बड़ी थ्योरी है कि कोई भी ग्रह अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट देता है। अच्छे भाव का मालिक होने से उसका भी रिजल्ट देगा, बुरे भाव का मालिक होने से उसका भी रिजल्ट देगा। नथिंग इज न्यूट्रलाइज कि हमने कुछ पाप कर दिया और कहीं जाकर के 100 मन धूना जला दिया तो पाप हमारा मिट गया, नहीं होता है। झंझट किया, पाप कर लिया, गंगा स्नान कर लेंगे तो मिट गया, ये नहीं होता है। भोगना दोनों पड़ता है। तो उसी तरह से चूंकि भोगना दोनों पड़ता है, तो गुरु 6 लॉर्ड के स्वामी होते हैं, तो 6 में जो दुख है उसको भी झेलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वो त्रिकोण के भी मालिक हैं, तो गुरु यहाँ पर श्रेष्ठ भी हैं, शुभ भी हैं। तो इसलिए बहुत सारे जगहों में कर्क में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि गुरु शुभ है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी गुरु शुभ हैं। अब यदि कर्क लग्न का आदमी हो तो 6th लॉर्ड है ये। 6th लॉर्ड को क्या बोलते हैं? रोग। इफ इज अ डॉक्टर, a top class. If he is administrator, a top class. If he is loan giver, still he is top class. काबड़ी वाला का काम करते हैं ना लोग, लोन देते हैं। तो यदि ये भी काम करते हैं तब भी एक कर्क राशि का गुरु शुभ है। और कर्क राशि का गुरु यदि सिर्फ इसी घर में 9th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में भी आ जाए, 12th हाउस में भी माने 12 नंबर मीन में भी आ जाए, तो हम बोलेंगे अगेन ही इज बॉर्न विथ हिज सिल्वर स्पून हिज माउथ। तो लग्नेश कमिंग टू द ट्रायंगल इज अ वेरी बेटर साइन, ऑस्पिशियस साइन। तो यहाँ पर कर्क राशि में ये ट्रायंगल में यदि चंद्रमा आ गया 12 नंबर में तो अत्यंत भाग्यशाली है। या चंद्रमा किसी भी तरह से बलवान हो गया और दृष्टि भी पड़ती हो त्रिकोण में तो अत्यंत भाग्यशाली है। विदाउट मैथमेटिक्स इतनी सारी बातें बोली जा सकती हैं। इसमें ये द्वादश भाव है, यहाँ पर भी है, ये उपचय का मालिक है 3rd हाउस, यहाँ पर भी। तो बुध जो है वो खराब ग्रह हो गए। शुक्र को लें। शुक्र मतलब होता है 2 और 7। 2 और 7 7 नंबर में केंद्र के मालिक हैं, तो ये एक, और 2 नंबर यहाँ पर है उपचय के मालिक हैं, तो ये क्रॉस, तो ये भी क्रॉस। सो ये अच्छे ग्रह नहीं कहलाएंगे शुक्र, इसलिए शुक्र को भी कट कर दिया। बच्चा शनि, ज्ञानेश भाई क्या कर रहे हैं? शुक्र को भी क्रॉस कर दिया है, तो बच्चा शनि 10 नंबर और 11 नंबर के मालिक हैं। ये 7th हाउस है, तो मार्केस भी हैं और थोड़ा सा राइट भी हैं, एक राइट मार्क मिलता है यहाँ पर।
और 11 जो है ये डेथ हाउस में है, तो इसमें 3 क्रॉस मार्क मिला इनको। तो शनि का मतलब होता है 10/11, तो इसमें 1 क्रॉस और 1 राइट, और यहाँ पर 3 क्रॉस, तो ये तो मात्र एक ही बचा। इसमें 1 2 3 4 100% निगेटिव मार्क्स मिल गया। एक राइट, 1 राइट इज इक्वल टू 25%, समझने के लिए बोल रहा हूँ। एंड 1 क्रॉस इज ऑल्सो 25%, ये निगेटिव है। सो शनि भी 7th लॉर्ड होने के कारण मार्केस, 8th लॉर्ड होने से भी मार्केस, तो शनि महामार्केस में आ जाते हैं इसमें, कर्क राशि में, कर्क लगन में, महार, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इसी के कारण कहा गया है कि इस धरती पर कोई भी पुरुष जन्म लिया हो या स्त्री जन्म ले, या और भी कोई गैलेक्सी हो जहाँ पर मनुष्य के ऐसे प्राणी रहते हों और उनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, तो जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी है, कमी होगी ही, यही ध्रुव सत्य है। कितना भी हस्बैंड वाइफ बोले कि हम लोग बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, ब्लडी आपसे बड़ा झूठा तो धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। आपको यदि दुख नहीं है तो यू आर वेरी कैपेबल एंड एडजस्टेबल पर्सन। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो पति पत्नी दोनों एडजस्ट करें, या टोटल पति एडजस्ट कर ले या टोटल पत्नी एडजस्ट कर ले, तभी जीवन की गाड़ी चलेगी। नहीं तो गाड़ी का दोनों चक्का आपको गड्ढे में फंसा रहेगा। एक कर्क लग्न के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए ये एकदम सही है। और मैंने अपने जीवन में इस 80 साल के जीवन तक में, अभी तक में मैंने देखा है कि ये ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। तो जिनका भी कर्क लग्न में और सिंह लग्न में भी यही कहानी होती है, तो जिनका भी कर्क लग्न या सिंह लग्न में जन्म होता है उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। कारण अच्छे भी हो सकते हैं, कारण बुरे भी हो सकते हैं। एक पति दिल्ली में काम करता है और पत्नी मद्रास में काम कर रही है, तो दाम्पत्य सुख कहाँ रहा? दोनों को तो नौकरी करना ही है, तो दाम्पत्य सुख कहाँ मिला? रोज़ फ़ोन में ही सिर्फ बात कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और बिजी हो तो अभी बिजी हूँ, नहीं तो हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण तक को दाम्पत्य सुख नहीं मिला, उनको अपने पत्नी का हरण करके उठा के लाना पड़ा उनको, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। भगवान कृष्ण की कंस के मृत्यु के बाद जितने रानियों को उन्होंने कारागार में बंद करके रखा था, तो ये लोग यदि छूट जाते, स्वतंत्र हो जाते, तो समाज में कुरीतियां फैल सकती थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, सबका पति मैं, 108 नारियों का मैं पति हूँ। स्वाभाविक है आदमी एक पति या पत्नी से तो परेशान हो जाता है। जहाँ पर 108 हो वहाँ पर क्या हालत होती होगी वही समझे, भगवान समझे। भगवान की लीला अपरंपार, उसमें कुछ नहीं कमेंट किया जा सकता है। लेकिन कर्क लग्न में दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, ये सत्य है, ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। अब बचा सूरज। सूरज सेकंड लॉर्ड होने के कारण ये मार्केस भी है, मार्केस हैं और सूरज हैं, तो ये कट गए। अब चूंकि ये सूरज हैं, इसमें ताप है, गर्मी है, आग है, तो ये आदमी जो बोलता होगा, 2 नंबर माउथ को बोलते हैं, सेकंड हाउस माउथ को बोलते हैं, तो ये आदमी जो बात करता होगा या बोलता होगा तो मीठा तो हो ही नहीं सकता। इसके बोली में तलखी है, गर्मी है, कुछ ऐसा चीज़ है कि दूसरों के लिए अप्रिय है, इसकी भाषा दूसरों को सुहाती नहीं है। और ये आदमी जब अपनी बात बोलता है तो अपने को हमेशा बोलेगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ,
हमसे आगे सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। मैं हरिश्चंद्र का बाप हूँ। कर्क लग्न के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर ताप है, सेकंड हाउस में सूरज है, लॉर्ड ऑफ फायर बॉल। तो एक तो ये बात हो गई, और सूरज को हड्डी भी बोलते हैं, तो इनके डेंचर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या बहुत सुंदर हो सकता है। दांत बड़े होंगे, चौड़े होंगे, एक से एक के ऊपर में चढ़े भी हो सकते हैं, और नहीं तो हड्डियां इतनी मजबूत होंगी कि यदि ये किसी को अपने दांत से भी मारेगा, घूसे के ऐसा, मुंडी के ऐसा, जैसे फुटबॉलर एक जिदान थे, उन्होंने मारा था अपने हेड से, ये सब एक स्टोरी हो गई है। तो उसी तरह से ये सूरज नेगेटिव है, काट दिया है मैंने। बचा गुरु। तो गुरु के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गुरु को भी न्यूट्रल मैं मानता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी 90% गुरु को मैं यहाँ पर न्यूट्रल मानता हूँ। ये संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। मैं संगत के हिसाब से इनको पकड़ता हूँ गुरु को, कारण कि गुरु बहुत डेंजरस प्लैनेट है। सबसे बड़े ग्रह 1600 अर्थ माने एक गुरु। यदि इनमें थोड़ी सी भी कमी आ गई, कुछ हानि करने की प्रवृत्ति, तो गया बोलो राम, खत्म हो गई जिंदगी आपकी। आप कितना भी उछलते कूदते रहिए और पंडित जी कितना भी गीत गाते रहे, गुरु तो आपका ऐसा है, गुरु तो आपका वैसा है, कहानी खत्म हो जाएगी, बोलते रह जाइएगा। इसलिए गुरु को जब भी आप चेक कीजिए तो गुरु को बहुत कॉशसली चेक कीजिए कि नक्षत्र सिद्धांत से ठीक है कि नहीं, ऑनरशिप से ठीक है कि नहीं, इसको चेक करना ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको मिथुन और कर्क राशि के बारे में बता दिया। नेक्स्ट टाइम जब बोलूँगा तो सिंह और कन्या के बारे में बताऊँगा कि ऑनरशिप से क्या समझ सकते हैं। विदाउट हैविंग एनी प्लैनेट इनसाइड यू विल हैव टू इनरिच योर माइंड फर्स्ट। दिमाग को संभालिए और तब आप ग्रहों को देखिए, तब दशा अंतर्दशा देखिए, तब अष्टक वर्ग देखिए, तब नवांश देखिए। बाकी सारी कहानी तो आप बाद में देखेंगे। फर्स्ट हैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट बाय ओनरशिप, स्वामित्व के जरिए ग्रहों का विवेचना। आज यहीं तक, फिर कभी मिलूँगा तो बात करूँगा आपसे। जय गणेश।